हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर्व फिटिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है कि कर्व फिटिंग क्या होती है और कर्व फिटिंग के लिए हम किस प्रिंसिपल को या किस मेथड को हम यहाँ पर यूज करते हैं, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किसी डेटा के लिए हम स्ट्रेट लाइन को कैसे फिट करते हैं, यानी हम फिटिंग ऑफ आई स्ट्रेट लाइन की बात भी इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले कर्व फिटिंग पर और कर्व फिटिंग को समझते हैं कि कर्व फिटिंग क्या होती है। तो कर्व फिटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। कर्व फिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ कर्व और मैथमेटिकल फंक्शन दैट हैज द बेस्ट फिट टू अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स। ठीक है, अब इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है हमारा x और दूसरा वेरिएबल है y। अब इन दोनों वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज का सेट हमें गिवन है। x की वैल्यू है हमें गिवन है x1, x2, x3 अप टू xn। और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज हमें गिवन है y1, y2, y3 अप टू yn। ठीक है, तो अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स की वैल्यूज का एक सेट गिवन है तो तब हम कर्व फिटिंग को कैसे समझेंगे। देखिए, अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू जब x1 है तो तब y की वैल्यू आप बताइए, तो आप देखेंगे जब x1 है तो y की वैल्यू आप बता देंगे। उस पॉइंट पर y की क्या वैल्यू होगी, y1 होगी। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि जब x की वैल्यू x2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता देंगे वो क्या होगी, y2 होगी। लेकिन अगर मैं x के प्लेस पर कोई ऐसा पॉइंट दूं आपको जो कि इस जो सीरीज में है, x की जो वैल्यूज गिवन है इनमें नहीं है, तो तब उस पर y की क्या वैल्यू होगी, तब आप टेबल से देखकर नहीं बता सकते। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर x और y में एक रिलेशन, एक मैथमेटिकल फंक्शन आपको पता चल जाए। सपोज हम मान लेते हैं कि x और y में क्या रिलेशन है, x+4 है। तो अगर ये रिलेशन आपको पता चल गया तो फिर अगर मैं कहूँ x की वैल्यू 4 पर y की क्या वैल्यू होगी, तो आप x के प्लेस पर 4 पुट कर देंगे इसमें, तो y आ जाएगा 8। तो इस केस में आप x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की अलग अलग वैल्यूज बता पाएंगे। ठीक है, तो किसी डेटा के लिए इस मैथमेटिकल फंक्शन को ही फाइंड करना क्या बोला जाता है, कर्व फिटिंग बोला जाता है। कि कर्व फिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ मैथमेटिकल फंक्शन। तो अगर ये मैथमेटिकल फंक्शन आपने क्रिएट कर लिया, ये बना लिया, तो फिर आप x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की वैल्यू बता सकते हैं। ये प्रोसेस बोला जाता है आपका कर्व फिटिंग, इस फंक्शन को क्रिएट करना। ठीक है, यानी दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना। ठीक है, तो ये तो हुई कर्व फिटिंग। अब कर्व फिटिंग में हम किस प्रिंसिपल का यूज करते हैं उस पर हम आते हैं। तो कर्व फिटिंग में हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स का। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स स्टेट दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स इज मिनिमम फॉर फिटिंग अ कर्व। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो एरर होती है हमारी वो होती है एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये एरर होती है, आपको पता है। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स क्या बोलता है आपसे कि जो ये एरर्स हैं जब डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए, क्योंकि डेटा में एन पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं x1 से xn तक, तो डिस्टिंक्ट एरर भी होंगी, हर पॉइंट पर एरर आएगी। सपोज एरर है हमारी E1, E2, E3 एंड सोन अप टू En। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स क्या है कि इन एरर्स के स्क्वायर्स कर लीजिए पहले तो आप,
और इन स्क्वायर्स का जो सम है इसको एस बोल दीजिए। ठीक है, तो ये जो सम होता है एरर्स का, ये मिनिमम होता है किसका? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर। और वैसे भी आप देखेंगे तो एरर एक जो वैल्यू होती है वो स्मॉल क्वांटिटी होती है, और जब किसी स्मॉल क्वांटिटी का आप स्क्वायर करते हैं तो वो और भी स्मॉल हो जाती है। तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, कि क्या है ये सम, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर इज मिनिमम फॉर फिटिंग अ कर्व। ठीक है, और यहाँ पर एस क्या है? एस है आपका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर, यहाँ पर स्क्वायर और आएगा, स्क्वायर्स ऑफ एरर्स। ठीक है, और ई आई क्या है यहाँ पर? ई आई है एरर फॉर किस पॉइंट में? एक्स आई कोमा वाई आई। ठीक है, अलग अलग पॉइंट होंगे तो अलग अलग एरर आएंगी। फर्स्ट पॉइंट के लिए E1, सेकंड के लिए E2, थर्ड के लिए E3, और ऐसे ही जब ith पॉइंट होगा तो उसमें एन तक जाना है हमें, तो हमने समेशन लगा दिया है आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं जिस मेथड का हम यूज करेंगे यहाँ पर, अ, उस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो अब हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स का यूज करके किसी डेटा के लिए एक स्ट्रेट लाइन को फिट करेंगे। डिफरेंट कर्व फाइंड किए जा सकते हैं, फिट किए जा सकते हैं किसी डेटा सेट के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या फिट कर रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन फिट करेंगे किसके लिए? किसी डेटा सेट के लिए। ठीक है, तो देखिए, डिस्कस कर लेते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स फॉर फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? y = a+bx, क्योंकि 1 डिग्री का कर्व होता है स्ट्रेट लाइन। या आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जैसे एक में n डिग्री का कर्व लिखूं तो क्या होगा? a+bx+c x² एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो हमें 1 डिग्री तक जाना है यहाँ से यहाँ तक। तो स्ट्रेट लाइन के लिए लेंगे हम y = a+bx। अब अगर हम पैराबोला लेंगे तो पैराबोला होता है सेकंड डिग्री का, तो तब हम जाएंगे सेकंड डिग्री तक, यानी a+bx+c x²। और अगर हम क्यूबिक कर्व लेंगे तो a+bx+cx²+d x³, तब 3 डिग्री तक जाएंगे। तो ये इसके अकॉर्डिंग हम कर्व लेंगे। तो हम किसको फिट कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन को फिट कर रहे हैं। तो हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन, हमारी इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की? y = a+bx। तो सपोज वी हैव टू फिट अ स्ट्रेट लाइन y = a+bx, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। और ये किसके लिए फिट करनी है? एक एन ऑब्जर्वेशंस का हमें डेटा गिवन है एक्स और वाई में। ठीक है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है x1 से xn, और y की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है y1 से yn तक। ठीक है, अब इसके लिए हमें इस स्ट्रेट लाइन को फिट करना है। तो इस पे सबसे पहले तो आप अप्लाई करें प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर फाइंड कर लीजिए। इसको हमने डिनोट कर दिया एस से, जो कि क्या है? सम है स्क्वायर्स ऑफ एरर का। अब एरर क्या होती है भाई? ई आई है। ई आई मतलब ith पॉइंट में जो एरर है। ठीक है, तो ठीक है, एरर क्या होगी हमारी? एरर होती है एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं? एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, एक्स के लिए वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वाई की एक्चुअल वैल्यू माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप, ये माइनस वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, वाई अप्रोक्सीमेट माइनस बाई एक्चुअल माइनस बाई अप्रोक्सीमेट और इसका स्क्वायर।
ठीक है। और वाई आई बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। ठीक। अब क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू वाई की क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, अगर एक्स किसी पॉइंट पर ले लेते हैं हम, एक्स आई पे बोलें, तो एक्स आई पे वाई की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, अगर इसमें हम पुट करेंगे तो वो होगी वाई, वाई आई। ये तो एक्चुअल वैल्यू होगी। सपोज एक्स, जब एक्स आई है तो उस पर वाई की क्या वैल्यू है, वाई आई, तो वाई की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी हमारी वाई आई। अब वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे हो फाइंड करेंगे हम, क्योंकि हमने वाई लिया है ए प्लस बी एक्स, तो इस पॉइंट पर एक्स इक्वल टू एक्स आई पर जब वाई फाइंड करेंगे तो वो वाई कितना आएगा, वाई इक्वल टू आएगा ए प्लस बी, एक्स के प्लेस पर एक्स आई आ जाएगा, तो ये वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी जो कि हम इसका यूज करके फाइंड कर रहे हैं। तो बाई अप्रोक्सीमेट के प्लेस पर हमने पुट कर दिया माइनस ए प्लस बी एक्स आई होल स्क्वायर। ठीक है। अब इस एस को हमें मिनिमम करना है, ठीक है, क्योंकि अगर ये एस मिनिमम हो जाएगा तो हमारा जो कर्व फिट होगा, जो स्ट्रेट लाइन फिट करेंगे हम, वो बेस्ट फिट होगा। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करना है हमें एस को। तो एस को जब मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए हम इस पर क्या लगाएंगे, मैक्सिमा और मिनिमा का जो प्रिंसिपल होता है। तो वो क्या प्रिंसिपल होता है, पहले इस एस को हम लिख लेते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। तो एस हमने लिख लिया, समेशन वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई होल स्क्वायर। अब इसको मिनिमम करना है हमें, तो मिनिमम के लिए इसमें दो पैरामीटर हैं यहाँ पर, ए और बी। तो इन ए और बी को यहाँ पर वेरिएबल समझिए। ठीक है। और इसका जो मैक्सिमा मिनिमा का प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि डेल एस अपॉन डेल ए इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और डेल एस अपॉन डेल बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा में आपने पढ़ा भी है। ठीक है। तो सबसे पहले एस का डिफरेंशियल कर दीजिए ए के रेस्पेक्ट में। तो ए को छोड़कर बाकी जो भी है इसमें, एस में ए को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे डेल एस अपॉन डेल ए, तो क्या आया, देखिए टू है, एक्स स्क्वायर समझिए इसको, एक्स समझा या ए समझ लीजिए, तो ए स्क्वायर का हो गया टू ए, यानी टू बाहर आ गया, ये इसका डिफरेंशियल। अब जिसको आपने एक्स समझा इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, तो वाई आई कांस्टेंट है, उसका जीरो हो गया, ए माइनस ए का हो गया यहाँ पर माइनस वन, और बी भी कांस्टेंट है जीरो, और एक्स आई भी कांस्टेंट है तो उसका जीरो हो जाएगा इस टर्म का। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ए को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट हो गया। ठीक है भाई। अब ये डेल एस अपॉन डेल ए किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल पुट करना है, तो अब इसको जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए जो आया। तो इसको अब जब जीरो के इक्वल पुट किया आपने, तो ये माइनस वन, और ये टू से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये जीरो में चला जाएगा, तो क्या आएगा, समेशन बाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई इक्वल टू जीरो। अब समेशन को अलग अलग कर देंगे, तो समेशन वाई आई माइनस ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, तो समेशन बाहर आ जाएगा क्योंकि आई जो वेरी कर रहा है वो एक्स और वाई वेरी कर रहे हैं यहाँ पर आई के लिए, तो ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर वन बचा, ये यहां से बी कॉमन, बी बाहर आ गया, और क्या बचा अंदर, एक्स आई। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों टर्म को हम राइट साइड में ले जाएंगे, नेगेटिव से कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। और एक बात हमेशा याद रखें, समेशन जो वन होता है, अगर समेशन है आई इक्वल टू वन से एन, तो इसकी वैल्यू होती है एन, जहां तक ये वेरी कर रहा है। क्यों, क्योंकि समेशन वन यानी वन को कितनी बार ऐड किया है आपने, एन टाइम्स ऐड किया है, तो यानी ये एन हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये क्या आएगा, इधर तो बचेगा समेशन वाई आई, और ये राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, और ये समेशन वन जो है ये एन हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, समेशन वाई आई इक्वल टू ए एन प्लस बी समेशन एक्स आई। ठीक है। अब ये अंडरस्टूड पार्ट है कि यहाँ पर आई जो वेरी कर रहा है वो वन से एन कर रहा है। ठीक है, ये वाई आई है और ये एक्स आई है। ठीक है। तो इस केस में हम बार बार आई इक्वल टू वन टू एन लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, समेशन वाई
इक्वल टू ए एन समे ए एन प्लस बी समेशन एक्स, मतलब आई को लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड पार्ट है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 2, जब हमने डेल एस अपॉन डेल ए को जीरो किया। अब हम डेल एस अपॉन डेल बी फाइंड करेंगे। तो अब हम एस का डिफरेंशियल करते हैं बी के रेस्पेक्ट में। तो जब बी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बी को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको समझा हमने, एक्स एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो टू टू पहले आ गया, ये एज इट इज रहा। अब जिसको एक्स समझा इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, तो वाई आई का जीरो, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल बी वाली टर्म वेरिएबल होगी, ए का भी जीरो। अब यहाँ पर जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये है माइनस, तो बाहर है, माइनस आ गया, और बी का डिफरेंशिएशन वन हो गया क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या बचा, एक्स आई बचा। ठीक है। अब इस डेल एस अपॉन डेल बी को भी आप कितना पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, यानी इसको जो आया है जीरो पुट करेंगे इसको। तो इसको हमने जीरो के इक्वल पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन में से हमने, इस इक्वेशन को हमने टू से डिवाइड कर दिया, तो टू से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका। ठीक है, टू से डिवाइड किया तो अब क्या करेंगे, ये जो एक्स आई है हमारा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो माइनस है, इस माइनस को भी हम माइनस वन से भी डिवाइड कर देंगे। तो जब माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई, इन टू यहाँ पर बचेगा आपका एक्स आई इक्वल टू जीरो। तो यानी यहाँ पर अब आप प्लस समझ लीजिए, माइनस जो है वो जीरो में चला गया। ठीक है। अब क्या करें, अब एक्स आई की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में आएगा एक्स आई वाई आई, और समेशन को अलग करते जाइए, तो एक्स आई वाई आई। ठीक है। और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कांस्टेंट है, समेशन से बाहर आ गया, राइट साइड में ले गए हम, तो नेगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ए समेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हुई, एक्स आई से, तो एक्स आई समेशन में प्लस ये इस साइड जाएगा तो बी बाहर आ गया, और एक्स आई इंटू एक्स आई क्या हो गया, एक्स आई स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब ये आई इक्वल टू वन टू एन, ये अंडरस्टूड पार्ट है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है, ये बोली जाती हैं हमारी नॉर्मल इक्वेशन, क्योंकि किसी भी कर्व को अगर फिट करना है तो नॉर्मल इक्वेशन आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। पहले तो हमने नॉर्मल इक्वेशन फाइंड कर ली है। ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस फॉर अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के लिए। अब करेंगे क्या हम, अब हम इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डेटा के बिहाफ पर सोल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड किया करेंगे। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई जिनमें ए और बी है, तो इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लिया करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड किया करेंगे। उसके बाद जब ए और बी की वैल्यू हमें आ जाएगी, फाइंड हो जाएगी, उसके बाद हम ए और बी की वैल्यू जो है वो किस में पुट कर दिया करेंगे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी, जो कि हमने लेकर चले थे, y इक्वल टू ए प्लस एक्स, ए प्लस बी एक्स, जो कि स्ट्रेट लाइन हमने ली थी फर्स्ट इक्वेशन। तो जब ए और बी की वैल्यू इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से आ जाएगी, तो ये ए के प्लेस पे ए पुट कर देंगे, बी के प्लेस पर बी, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन की फिटिंग हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल इक्वेशन फाइंड की मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से, यानी स्ट्रेट लाइन की फिटिंग की। ठीक है। अब हम अगर डिफरेंशिएशन करके बार बार नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, बार बार ये ड्राइव करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, फिर कर्व भी चेंज होगा आगे। तो अगर हमें किसी कर्व के लिए नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड करनी है तो उसको हम ट्रिक से कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्ट हम ट्रिक यूज किया करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग नॉर्मल इक्वेशन,
ठीक है, इसको समझ लीजिए ध्यान से। जैसे सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, फिटिंग ऑफ फिटिंग फॉर अ स्ट्रेट लाइन, फिटिंग ऑफ अ लाइन लिख लीजिए, या स्ट्रेट लाइन, बात एक ही है। तो लाइन की इक्वेशन होती है हमारी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये तो आपको पता होगा। अब इसके लिए नॉर्मल इक्वेशन जो हमने ड्राइव करी हैं, उनको हम डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए ट्रिक देख लीजिए। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए, जिस कर्व को भी फिट करना है, जैसे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स को फिट करना है, तो इसमें ये देखिए कांस्टेंट कितने हैं। तो कांस्टेंट कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स। तो जितने कांस्टेंट है, कितने कांस्टेंट है, टू, तो उतनी ही नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। यानी नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस। तो उतनी ही नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी। तो कितनी बनेंगी, दो नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है। अब कैसे बनेंगी, पहले कांस्टेंट को देखिए ए। तो ए का कोफिशिएंट क्या है, तो ए के साथ में, जैसे यहाँ एक्स के साथ में बी है, तो ए के साथ में क्या ले सकते हैं आप, वन बोल सकते हैं। तो ए का कोफिशिएंट है वन। तो जो भी ए का कोफिशिएंट है उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी इसी में, इसको वन बोल दीजिए। इक्वेशन वन में मल्टीप्लाई करी वन से, तो वन से मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। जब मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद जो इक्वेशन आए उस पर समेशन लगा दीजिए बोथ साइड। तो समेशन इधर समेशन वाई हो गया। और जब किसी कांस्टेंट पर समेशन लगाएं तो यहाँ पर एन लगा दीजिए। एन का मतलब जितनी सेट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड टर्म पर समेशन लगाना है, तो यहाँ पर केवल कांस्टेंट अकेला नहीं है, बी अकेला नहीं है, उसके साथ में वेरिएबल भी है एक्स। तो ऐसे केस में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समेशन किस पर लगेगा, वेरिएबल पर लगेगा। तो पहली नॉर्मल इक्वेशन आ गई, समेशन वाई इक्वल टू ए एन प्लस बी समेशन एक्स। इसको टू इक्वेशन बोल दीजिए। तो यही तो आई थी जब हमने ड्राइव किया था तब भी। अब दूसरी नॉर्मल इक्वेशन क्या आएगी, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेंगी, दो बनेंगी हमारी। ठीक है। तो देखिए दूसरी नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगी हमारी। अब दूसरे के लिए आप दूसरे कांस्टेंट को देखिए, बी को। बी का कोफिशिएंट कौन है, यानी बी के साथ में कौन है, यहाँ पर एक्स है। तो अब की बार इस इक्वेशन वन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, एक्स से। तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद दोनों साइड आप समेशन लगा दीजिए। तो इधर हमने समेशन लगा दिया, समेशन एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, तो समेशन लगेगा एक्स पर। ए इस बार अकेला नहीं है, अगर अकेला होता तो यहाँ पर एन आता। ठीक है। अब ए के साथ एक्स है तो इसलिए ये बाहर चला गया, एक्स पर समेशन लग गया। इसी तरह से सेकंड टर्म में बी बाहर चला जाएगा समेशन से, और समेशन लग जाएगा एक्स स्क्वायर पर। तो ये इक्वेशन थ्री आ गई। तो ये दोनों इक्वेशन अभी हमने ड्राइव करके फाइंड की थी। अब हम इनको डायरेक्ट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। ये तो स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल था जो मैंने लिया अभी, जिसको ड्राइव भी किया था। सपोज हमें कर्व फिट करना है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। तो इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगी, सपोज हमें डायरेक्ट फाइंड करनी है। देखिए नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगी इसके लिए। तो पहले तो ये देखिए इसमें कितने कांस्टेंट्स हैं। तो कांस्टेंट इसमें टू हैं, एक ए और एक बी। ठीक है। तो यानी टू नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी। तो पहला जो कांस्टेंट है ए, उसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स है। तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। और जब यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स से एक्स, बी अपॉन एक्स में जब एक्स से मल्टीप्लाई करी तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बी बचेगा। तो यहाँ पर आ गया प्लस बी। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब समेशन लगा देते हैं बोथ साइड। तो इधर समेशन लगाया तो ये हो गया समेशन एक्स वाई
यहाँ पर जब समेशन लगाएंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, समेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। अब जब बी पर समेशन लगेगा, ये केवल कांस्टेंट है, यहाँ पर इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर समेशन की जगह क्या आ जाएगा, एन लगा देते हैं, एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये नॉर्मल इक्वेशन बन गई है किसकी। अब दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बनानी है तो बी, दूसरा कांस्टेंट देखिए, दूसरा कांस्टेंट कौन है, बी। अब बी का कोफिशिएंट कौन है, यानी बी में किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 1/x से। तो अब इस इक्वेशन में पूरी में अब की बार किससे मल्टीप्लाई करें, 1/x से। तो कर दीजिए, तो वाई में 1/x से करी तो ये हो गया y/x। यहाँ पर जब 1/x से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पर बचेगा ए प्लस, यहाँ पर जब 1/x से करेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या करें, अब समेशन लगा दीजिए दोनों साइड, तो इधर समेशन ये आ गया। इधर जब समेशन लगाएंगे तो ए केवल सिंगल कांस्टेंट है, यहाँ पर इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ समेशन लगाने का मतलब यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस नेक्स्ट टर्म पे चलेंगे तो बी बाहर आ जाएगा, समेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। तो इस पर्टिकुलर कर्व के लिए ये दो नॉर्मल इक्वेशंस आ जाएंगी, चाहे आप ड्राइव करके देख लीजिए, यही आएंगी। तो हम हर क्वेश्चन में ड्राइव नहीं करेंगे, इन ट्रिक का यूज करके डायरेक्ट नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड करेंगे, क्योंकि जब तक नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड नहीं होंगी, जब तक कोई भी कर्व फिट नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए, ये तो हमने मेथड डिस्कस किया। अब स्ट्रेट लाइन की फिटिंग के लिए एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम पर। तो प्रॉब्लम है हमारी, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा। एक हमें डेटा गिवन है, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज का एक सेट गिवन है, इसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन को फिट करना है। ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन फिट करनी है। कभी कभी वो लाइन की इक्वेशन दे भी देता है आपको, लेकिन अगर उसने नहीं दे रखा है, स्ट्रेट लाइन बोला है, तो तब आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या लेंगे, y इक्वल टू ए, ए प्लस बी एक्स। तो आप ले लीजिए, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब सबसे पहले इसके लिए अब आप नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड करिए ट्रिक से। तो कितने कांस्टेंट हैं, दो कांस्टेंट हैं, एक ए और एक बी। तो दोनों की हेल्प से आप नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड कर लेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया। ए का कोफिशिएंट है 1, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करके समेशन लगा दीजिए, तो आ जाएगी समेशन वाई। ए पर जब समेशन लगेगा तो ए एन प्लस बी समेशन एक्स। आपकी दूसरी नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करनी है, तो बी का कोफिशिएंट क्या है, एक्स। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, समेशन लगा देते हैं दोनों साइड, तो इधर ए बाहर आ जाएगा, इधर बी बाहर आ जाएगा समेशन से, तो ये दूसरी नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी, जिसको हम नॉर्मल इक्वेशन को नेम देंगे इक्वेशन 3 का। ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन तो वो है जो स्ट्रेट लाइन हमें फिट करनी है, बाकी दो नॉर्मल इक्वेशंस आ गई हैं। अब जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं हमारी, इनमें ये देखना है हमें समेशन किस किस के आगे लगा हुआ है। तो समेशन एक्स के आगे है, समेशन वाई के आगे है, समेशन एक्स वाई के आगे है, और समेशन एक्स स्क्वायर के आगे है। तो अब हम एक डेटा टेबल बनाएंगे, तो उसमें हम कितने कॉलम बनाएंगे, जित यहाँ कॉलम का कैसे पता चलेगा, जिसके आगे भी समेशन लग रहा है उनके कॉलम बनाएंगे हम। यानी क्वेश्चन में जो गिवन होता है वो तो बनाना ही होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स गिवन है, तो एक कॉलम एक्स का बन जाएगा, एक वाई का बन जाएगा। तो यहाँ पर समेशन एक्स के आगे है, तो इसका मतलब एक्स का कॉलम तो बनेगा ही, वाई का भी बनेगा। अब समेशन किसके आगे है, एक्स स्क्वायर का, और एक्स वाई के आगे है, तो ये कॉलम भी बनाने पड़ेंगे। चलिए बना लेते हैं एक टेबल। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो एक्स और वाई की ये वैल्यूज गिवन है, मैंने इन दोनों को लिख लिया। अब इसके बाद जो मैं कॉलम बनाऊंगा इसके साथ, ठीक है, एक्स वाई के बाद इसका कॉलम बनाऊंगा, एक्स वाई का कॉलम बनाऊंगा, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन में एक्स वाई के आगे समेशन था, तो यहाँ पर मैं एक्स वाई का कॉलम बना लेता हूँ एक। एक्स वाई का कॉलम कैसे बना, आप देखिए, 0 ये 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स वाई को, तो 0 इंटू 1 0 आ जाएगा।
इसी तरह से 1 × 1.8 1.8, इसी तरह से सभी वैल्यूज का ये मल्टीप्लिकेशन करके एक्स वाई की वैल्यूज हमें ये मिल जाएंगी। क्लियर। अब एक्स वाई के बाद मैं यहाँ पर एक कॉलम और बनाऊंगा जिसकी जरूरत है मुझे एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर अब मैं एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाऊंगा, यानी जो एक्स की वैल्यूज हैं इनका स्क्वायर कर लूंगा। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेता हूँ। देखिए, 0 का स्क्वायर किया तो 0, 1 का किया तो 1, और 2 का किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, और 4 का स्क्वायर किया तो 16। अब क्या करूंगा मैं, अब इन सभी कॉलम्स का टोटल फाइंड कर लूंगा। ठीक है, एक्स का टोटल, वाई का टोटल और एक्स वाई का टोटल, टोटल फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, ये 0 से लेकर यहाँ 0 1 2 3 4 सबको ऐड कर दिया तो कितना मिला, 10 मिला। इधर ये y की सभी वैल्यूज को ऐड कर दिया तो कितना मिला, 14.9। इसी तरह से एक्स वाई का टोटल मिला 39.1, और एक्स स्क्वायर मिला हमारा, एक्स स्क्वायर का टोटल 30। यानी ये टोटल है। टोटल का मतलब क्या है, ये समेशन है इनका। ये समेशन एक्स है, ये समेशन वाई है, ये समेशन एक्स वाई है, ये समेशन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। अब चलते हैं नॉर्मल इक्वेशंस पर। फ्रॉम इक्वेशंस 2 और 3, जो कि हमारी नॉर्मल इक्वेशंस हमने बनाई थी, वो लिख लेते हैं एक बार। क्या आई थी वो, ये दो नॉर्मल इक्वेशंस आई थी हमारी। समेशन वाई इक्वल टू ए एन प्लस बी समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे क्या हम इसमें, यहाँ पर समेशन एक्स के प्लेस, समेशन वाई के प्लेस पर समेशन वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। एन के प्लेस पर, एन का मतलब है कितनी वैल्यूज का सेट आपको गिवन था, तो ये वैल्यूज गिवन थी आपको 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो कितनी वैल्यू है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज गिवन थी, यानी 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन थी। तो एन हो जाएगा स्मॉल एन यहाँ पर 5। तो समेशन वाई के प्लेस पर 10 पुट करेंगे, एन के प्लेस पर 5 पुट करेंगे, और समेशन वाई के प्लेस पर पुट करेंगे 14.9, और ए के प्लेस पर ए रहने देंगे, एन के प्लेस पर 5 पुट कर देंगे, और यहाँ पर समेशन एक्स के प्लेस पर पुट कर देंगे 10। तो क्या बन जाती है इक्वेशन, इक्वेशन बन जाती है 14.9 इक्वल टू 5a प्लस 10b। ठीक है, इसी तरह से जो ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें यहाँ समेशन एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 39.1। ए एज इट इज रहेगा, समेशन एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है 10, और यहाँ पर समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 30। तो क्या बनेगी ये इक्वेशन बन जाती है 39.1 इक्वल टू 10a प्लस 30b। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों को कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। विदाउट कैलकुलेटर भी हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप कैलकुलेटर से सोल्व करके ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। तो कैलकुलेटर से जब सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 1.12, और बी की वैल्यू आएगी 0.93। जब ये ए और बी की वैल्यूज आपको को मिल जाएंगी, इसके बाद इनको आप पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ली थी, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन ही फिट करनी थी। ठीक है, तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, वो थी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसमें ए के प्लेस पर पुट कर देंगे आप 1.12 यहाँ पर, और बी के प्लेस पर यहाँ पर पुट कर देंगे 0.93। तो क्या इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी y इक्वल टू 1.12 प्लस 0.93 इंटू एक्स। अब ये आपको y की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x, यानी एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है। अब इस केस में अगर मैं कहूँ x की वैल्यू 10 पर y की वैल्यू बताइए, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 10 पर y की वैल्यू नहीं दे रखी है, x में कहीं 10 नहीं है, तो आप इस रिलेशन से y की वैल्यू इसमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपने एक स्ट्रेट लाइन फिट कर ली है, किसके लिए, एक गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कर्व फिटिंग को समझा और स्ट्रेट लाइन को के लिए
किसी डेटा सेट के लिए स्ट्रेट लाइन को कैसे फिट करते हैं उसको सीखा। आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।